प्यारे दोस्तों, साथियों, इंजीनियर मिश्रू अग्रवाल का नमस्कार। आप सब दर्शकों को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से कई दफ़े ये झंझट होते रहे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर्स के मामले में। ये हाई कोर्ट्स जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को अपना गुलाम समझती हैं कि सब पावर्स हमारे पास है। ये बात ठीक है कि आर्टिकल 227(1) सब आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैं प्यारे दोस्तों ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, भारत का संविधान, तो इसमें बहुत सी चीज़ें दी गई हैं और ये उन्होंने ये कह दिया 227 आर्टिकल 227 सब आर्टिकल 1 की बेस पे कि इस पर जुडिक्शन सब हमारी अथॉरिटी हमारी है। झगड़ा कहाँ से चालू हुआ कि जो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी क्रिमिनल कोड को जिसने रिप्लेस किया है उसके सेक्शन ये है 251 में ये कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है क्रिमिनल केसेस में पहली सुनवाई के दिन से लगा के 60 दिन के अंदर चार्जशीट फ्रेम करे। चार्जशीट फ्रेम करना तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में होता है, ट्रायल जज कोर्ट में, मल्टीपल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। मैंने पिछले कल के भी वीडियो में कहा था सारी जो गड़बड़ हो रही है ये चार्जशीट फ्रेम करने के जो बोगस एविडेंस है, फॉल्स फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस बाय द पुलिस एंड अबेटेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये वहाँ से चालू होती है। तो मैंने कहा था फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी उसको कंपनसेशन दे दो जिसको गलत कन्विक्शन हुई है और लंबी उसने जेल की सजाएं काटी है। कुछ केसेस में दी भी गई है, जैसे केरला का केस था एक साइंटिस्ट वाला। मगर इन सब चीज़ का भी फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर पास किए, जैसे 251 वाले पे है कि 60 डेज में करो। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट भड़क गई। वहाँ के चीफ जस्टिस और एक और जज ने कहा कि ये तो हमारा डोमेन है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, आप इसमें सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं है। कोई पूछे क्यों, ये तुम्हारी बपौती है क्या, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है क्या जुडिशरी? जो एक जब आप 227 की बात कर रहे हैं आर्टिकल की, तो 144 आर्टिकल 144 उससे पहले आता है, एक से गिनती चालू करेंगे ना तो 144 आएगा, 144, 145, 146 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, इनको भी पढ़ लीजिए साथ साथ। इसमें और जुडिशियल एंड अथॉरिटीज एंड सिविल जज जुडिशियल, जैसे एसडीएम वगैरह होते हैं, एडीएम होते हैं, ये सिविल, इनको ये भी जज ही हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की एक्ट में काम करेंगे, उसकी मदद करेंगे। उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आ गई, हाई कोर्ट भी आ गई। तो इस आर्टिकल 227(1) को आर्टिकल 144 के साथ मिला के पढ़ लीजिए, क्या नुकसान। पहले 144 पढ़ो ना, 227 पे तो बाद में पहुंचोगे आप, नहीं पढ़ना। उससे पहले सबसे पहले तो ये आर्टिकल 50 जो है जिसमें सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव हेडेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जुडिशरी हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये दो अलग अलग मसाले हैं। अब इसको कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम, नॉट हाई कोर्ट, नॉट सुप्रीम कोर्ट, नॉट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हालांकि अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने वो 13 पॉइंट का रेफरेंस दिया सलाह लेने के लिए, देगी सुप्रीम कोर्ट जवाब उसका, दे आर ड्यूटी बाउंड। शायद नवंबर के महीने में दे दे, क्योंकि ये चीफ जस्टिस साहब जो है गवई साहब रिटायर हो रहे हैं, उससे पहले सलाह भेज दें तो इनके 25-26 दिन में दे देंगे। 5 जजेस की बेंच देती है कॉन्स्टिट्यूशन मैटर में एडवाइस। तो ये जो ऑब्जर्वेशन था ये 5 जजेस की बेंच थी, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच,
हेडेड बाय चीफ जस्टिस पंड्या। मगर इनको बात पसंद आई हाई कोर्ट वालों को। सब अपने आप को दादा समझते हैं मोहल्ले का। मोहल्ले के तो दादा हो, इंडिया के दादा नहीं हो। कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में कंप्लीट है। इसके जो 330 आर्टिकल्स हैं और शेड्यूल है, अपेंडिक्स है, सब मिलाकर की मोटी किताब हो रही है। और सुप्रीम तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया है। तो भाई जब आप 227(1) की बात कर रहे हो तो आर्टिकल 144 ही पढ़ लो। 144, 145, 146, तो पता चलेगा हाई कोर्ट के ऊपर भी जो सुप्रीम कोर्ट है। इसीलिए आर्टिकल 41, 41 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के सारी जुडिशियल अथॉरिटीज और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज बाउंड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोई ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट अलग है, सुप्रीम कोर्ट अलग, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग है। फिर मेरा कहना यह है भाई, आपको तकलीफ हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का आर्टिकल 312, 312, सब आर्टिकल 3 ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बात करता है। ऑल इंडिया जैसे IAS होता है, ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, ऑल इंडिया पुलिस सर्विस है, और तो वो 22-23 ये अलाइड सर्विसेज है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, क्या क्या नाम, किस किस के नाम गिनाऊं, 23 के करीब है, 23 ऑल इंडिया। तो एक 24 जो ऑल इंडिया सर्विस बना दो, ये जुडिशियल सर्विस, और बना के ये सारा जो लकूना हो रहा है, जो झंझटबाजी हो रहा है, नलायकी हो रही है, जनता दुखी है, और करप्शन है जुडिशरी में, बिना रिश्वत दिए बिल नहीं देते, कत्ल कर दो, रिश्वत दो, छूट जाओ। आज ये पुलिस वालों को तो कब मिलती है, जज ही ज्यादा ले लेते हैं। तो मुश्किल है बड़ा काम, कैसे सुलटे। ऑल इंडिया सर्विस के लिए सुप्रीम कोर्ट तो एक दफे बेशक मान जाए, वैसे मानना मुझे उसका भी मुश्किल ही लगता है, क्योंकि उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम बना रखा है हाई कोर्ट्स में अपॉइंटमेंट का और सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट का। उसको कौन छोड़े, एक दफे कानूनी, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में कहीं प्रोविजन नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ कॉलेजियम सिस्टम। एड एंड एडवाइस ऑफ दी कैबिनेट पे कर रही है प्रोविजन इंडिया। अब वो तो सब रिश्वत के पैसे से इलेक्शन जीत के आए हुए हैं, तो उन्होंने उस कहा कि भाई वो तो जो प्रेसिडेंट ड्यूटी बाउंड, इसलिए कॉलेजियम सिस्टम बनाया। ये 100% बेईमान जजेस की बनस्पत, तो शायद चलो आधे जज हो जाए ईमानदार, क्योंकि जुडिशियल को सब पता होता है कि कौन जन ईमानदार है, कौन बेईमान है। वकीलों के थ्रू तो रिश्वत लेते हैं जज, मुझसे आपसे डायरेक्ट नहीं लेंगे, ये सवाल ही नहीं उठता, हमसे तो मिलना ही नहीं चाहते ये। तो मेरा कहना यह है कि आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के जज और 214 ये हाई कोर्ट के जजेस, और आर्टिकल 312 ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, ये बना दीजिए। इसके साथ साथ और भी सुधार कर दीजिए। जब सुधार ही करना है तो एक ही झटके में कर दीजिए, क्यों लटके बार बार किया जाए। मामला 1, 2, 3 दोनों 11 कर दो एक दफे में। और उसके लिए क्या है, मैंने भी कई पहले भी वीडियो में इस मामले में जिक्र किया है कि अब जैसे आर्बिट्रेशन को पहले तो आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 था, ओपन डिस्प्यूट का था। उसके बाद 1996 में आ गया आर्बिट्रेशन कॉन्सल्टेशन एक्ट। मगर प्यारे दोस्तों, उससे भी पहले 1909 आज़ादी से पहले, आज़ादी का गुलाम के गुलामी हम आप तो, ये पॉलिटिकल आदमी को आज़ादी मिल गई रिश्वतखोरी की। आम आदमी तो वही गुलाम है, जैसे पहले 1909 में था ऐसी 2025 में है। तो सिविल प्रोसीजर कोड थी, उसके आर्टिकल 89 में रीड विद ऑर्डर 32A रूल 3, उसमें
सिविल केसों में कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड बाय लॉ, सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोर्ट, टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर। अब मैं तो 40 साल का मुझे तजुर्बा आर्बिट्रेशन के केसेस डील करने का, और 20 साल से मैं खुद आर्बिट्रेटर हूँ इंडियन काउंसिल आर्बिट्रेशन का। मैं 75 की एज था, फिक्की का भी, उनके भी पैनल पे आर्बिट्रेटर था। और अभी मुझे जो था ये 2025 में लेटर आ गया इंडियन काउंसिल आर्बिट्रेशन का कि अब आपकी उम्र 80 साल की हो गई है, तो अब आपको हम आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं करेंगे केसेस में। अच्छा, भाई तुमने पहले कौन से किए हैं एक केस के अलावा? 20 साल में एक ही केस दिया ना, और कौन से दिए हैं? मगर जो मेरे पास डायरेक्ट पार्टी आ जाए, जैसे एक पार्टी आई थी, वो उनका 1.5 करोड़ का पेमेंट नहीं कर रहा वो एम्प्लॉयर, तो मैं बंगलौर आ गया और टाइम लग गया इन बिटवीन, और सिविल केस में कोर्ट में चले गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जबकि मैंने उनको पहले बता दिया था मुंह जवानी कि सेक्शन 5 जो है आर्बिट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 96 का, उसमें सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन बाल्ड है, नहीं जा सकते आप। क्या उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सलाह दी, उनको ठीक लगी कि शायद प्रेशर मार के पेमेंट कर दिए, तो मैं तो उनका कर देता 3-4 महीने में निपटार। उसमें जो था वो 3 जजेस वाला था कि 2 आर्बिट्रेटर दोनों पार्टी अपॉइंट करिए, और दोनों आर्बिट्रेटर मिलकर तीसरा आर्बिट्रेटर मठाधीश अपॉइंट करेंगे। तो मैंने उनको जब गया दिल्ली बंगलौर से लौट के, तो सब लिख के भेज दिया। वो कहा हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगा दिया। मैं वो आपका ऑप्शन है, कुत्ता लौट के अपने वहीं आ जाएगा ठिकाने में, गधा लौट के धोबी का घाट से घर पे ही आएगा, और जाएगा कहाँ? घर से घाट पे जाएगा, घाट से घर पे आएगा, तो आएगा केस, देखूंगा उसे। तो मेरा कहना यह है कि अगर जो ये जब आप ऑल इंडिया सर्विस कर रहे हो, तो क्या काम करो कि इसमें रिक्रूटमेंट रूल में ये कर दो, हाई कोर्ट के कॉलोनियल सिस्टम खत्म। ये जो हाई कोर्ट का 214 वाला है, इसको भी सुहा, और इसमें 50% जो जजेस हैं, एक सबॉर्डिनेट जजेस, वो एक वहाँ पे भी 2 लेयर, हायर और लोअर। एक सब जज होते हैं, जैसे मल्टीपल मजिस्ट्रेट हो, एक चीफ मल्टीपल मजिस्ट्रेट हो गया, या चीफ डिस्ट्रिक्ट जज हो गया, या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो गया, एडीजे। नाम मत लीजिए, सारे के सारे बेईमान हैं, इनकम्पिटेंट, रिश्वतखोर, तारीख पे तारीख लगाएंगे। जबकि जिस दिन क्रिमिनल केस में तो चार्जशीट जब कोर्ट फाइल करता है, पुलिस वो तो उसी दिन डिसाइड हो सकता है, जज उसे सवाल पूछने शुरू कर दे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से और पब्लिक प्रोसिक्यूटर से, तो केस उससे आगे बढ़ेगा ही नहीं। ना किसी को मुआवजा देना पड़ेगा, ना हाई कोर्ट में जाएंगे, ना सुप्रीम कोर्ट में। मैं श्योर इस बात के लिए कि 95% केसेस चार्जशीट फ्रेमिंग के स्टेज पे खत्म हो जाएंगे। तो पूछो कौन सवाल, फिर रिश्वत कहाँ से मिलेगी? सवाल तो प्यारा है दोस्तों, रिश्वत का है। तो खैर, तो मैंने कहा है कि ये 227 आर्टिकल को 144 के साथ पढ़ लो, और 312 सब आर्टिकल 3 के साथ भी पढ़ लो। तो आप तीनों को मिला दे तो हिंदुस्तान में पब्लिक आधी आदमी तो रोज अदालतों में खड़ी रहती है, हिंदुस्तान की आबादी फैसला नहीं देते। 5 करोड़ केस है, 3 करोड़ क्रिमिनल, 2 करोड़ सिविल। तो मेरा कहना है जो ये सिविल प्रोसीजर कोड 1909 का जो आर्टिकल 89 है, और ऑर्डर 3A 32A रूल 3, उसमें आर्बिट्रेटर बन कर ये जो 2 करोड़ पेंडिंग केसेस है ना सिविल के, ये 2 साल में सारे खत्म हो जाएंगे, जज खाली बैठे रहेंगे, रिश्वतखोरी भी खत्म हो जाएगी। नहीं करेंगे, इनका तनख्वाह से गुजारा नहीं होता। बीबी डांट के भगा देती है रोजाना, घर पे से घर से पैसे ले गया ना, खाली हाथ तो सब्जी ले गया ना, साथ में घर में सब्जी नहीं है, क्या ये सब्जी तो नहीं लाते, ये तो कोर्ट रिव्यूटर होता है, उसकी ड्यूटी लगा देते हैं, पैसे तो वही लेता है, जज डायरेक्ट नहीं लेते पैसे।
तो इस सबका इलाज ये है कि ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस बना दो टिकट 312(3) के मुताबिक, और उसके साथ साथ 50% जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में से हाई कोर्ट में प्रमोशन जजेस की। तो सुप्रीम कोर्ट का भी काम खत्म हो गया, कम हो गया। तुमको क्या ले देना हाई कोर्ट से? अपना काम देखो, अपना काम तो ठीक से चला लो। सुप्रीम कोर्ट वो तुमसे चलती नहीं, दूसरों के मामले में दखलंदाजी कर रहे हो। और जो इनकी गलत फहमी है हाई कोर्ट की कि 227 एक में सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट का, तो इनकी भी ढीली हो जाएगी। इनको 144 पढ़वा दूंगा, जुडिशल एकेडमी में भेजूँ ना पढ़ने के लिए, रिफ्रेशर कोर्स होंगे हर 3 महीने में, या 2 दिन की तो छुट्टी होती है कोर्ट की, उसको रिफ्रेशर कोर्स भेज दो, ताजे हो गया है वहाँ से अकल सुधार के अपने। और ये कोई जब आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटेड है 312(3) में, ये अब जनता क्या करे? उन्होंने लीडरों को सौंप दी अपनी चोटी। लीडर निकम्मे हैं, वो भी रिश्वतखोर है। देने वाला जनता में आप, लेने वाले ये पॉलिटिशियन हो गए, जज हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तो पुलिस वाले हो गए, एग्जीक्यूटिव सिविल और जुडिशियल दोनों। देने वाले मैं आप, मेरी जेब में चौमनी नहीं रहती कभी भी, क्या करूं? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत अच्छा है। अब इन्होंने क्या है कि ये कमर्शियल जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें पैसे का मामला होता है, आदमी पैसे से पैसा कमाता है। वहाँ पड़े रहते थे 10-10 साल 20-20 साल। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कमर्शियल कोर्ट बना दें जिसमें ये बिजनेस डिस्प्यूट है उसमें जल्दी फैसला हो जाए। बड़ी अच्छी बात है। तो ये कमर्शियल कोर्ट बना दी। बेंच कोर्ट क्या, बेंच होती है वो जो देखिए, एक तो उसमें एक्सपर्टाइज डेवलप हो जाती है, जो आप स्पेशल हो गए, स्पेशल कोर्ट होती हैं, एंटी करप्शन की अलग है, सीबीआई का अलग है, एक्सपोर्ट डायरेक्टरेट अलग की है, इनकम टैक्स वालों की अलग है। तो ऐसी कहा भाई ये अलग बना दो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में कमर्शियल कोर्ट की बेंच। बड़ी अच्छी बात है। वो उसमें जज का क्या लेना देना, उसको क्या आता है? अभी इन्होंने 2024 में इनको ये आर्बिट्रेशन लॉ से तो 5 वॉल्यूम में ये चीफ जस्टिस या CJI उस टाइम चंद्राचूड़, DY चंद्राचूड़, उन्होंने वो एक फंक्शन करके सुप्रीम कोर्ट में अब वो इशू कर दी। अब वो वेबसाइट पे थी, उन्होंने डाल दी सुप्रीम कोर्ट की कि भाई ये आप जो है हाई कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज जो है ये और सुप्रीम कोर्ट का जो आर्बिट्रेशन और काउंसिलेशन का पढ़ें, अपने नॉलेज में इजाफा करें। अरे बुढ़ा तोता कहाँ पढ़ेगा, उसके तो वो खून लगा हुआ रिश्वत का। और उसमें कमर्शियल कोर्ट में बड़ा मोटे पैसे का मामला होता है कंपनियों का। फिर जब इंडियन काउंसिल आर्बिट्रेशन है, फिक्की का जो ये इंडस्ट्री वाले हैं बड़े, उनकी भी अपनी एसोसिएशन, उनका भी अपना ट्रिब्यूनल है। मैं 75 की एज तक रहा, तो उन्होंने तो अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा था कि अब 75 था, उसके बाद अब छुट्टी कर दो भाई। 75 का 80 की एज पे इंडियन काउंसिल आर्बिट्रेशन स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट इंडिया, उसने भी मुझे लेटर भेज दिया। तो मेरा क्या है कि कमर्शियल कोर्ट्स में, चाहे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, ये जो पैनल है इसके इंडियन काउंसिल आर्बिट्रेशन के या फिक्की के, और ऐसे और भी हैं, एसोचैम का भी है, मुझे पता नहीं, पर उसके पैनल पे मेरा नाम नहीं था, मैंने अप्लाई भी नहीं किया, उन्होंने कभी मांगी भी नहीं एप्लीकेशन, मांगते तो दे देता मैं। तो जो कमर्शियल कोर्ट पे वो जो है ये जज अपॉइंट ना करके आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो सुप्रीम कोर्ट, तो क्या सुप्रीम कोर्ट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। क्या भी हम तो भूखे मर जाएंगे। और इस मोटा पैसा तो इसी में हर जज ये कोशिश करता है कि मेरी कमर्शियल कोर्ट की जो है जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर अपॉइंटमेंट हो जाए। और वो सुप्रीम कोर्ट में 65 की एज तक चलेगा, हाई कोर्ट में 62 की एज तक चलेगा।
वहां मोटी कमाई है। तो आपस में कशमकश है, कुत्ता खस्सी है। वो उस बेंच पे सभी जाना चाहेंगे। वह सीजीआई बन के क्या करूं, भी तो इस बेंच पे कर दो, यहां जा रही मोटी कमाई है। तो ना तो करप्शन को बेंच का जो उन्होंने स्पेशलाइज वो बनाया, अब सीजीआई ने कि भाई ये एडवोकेट है, जजेस हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, हाई कोर्ट के, ये कुछ आर्बिट्रेशन का काम सीख लें। तो मेरे को 5 वॉल्यूम में, मैंने भी एक ही वॉल्यूम ओनली पढ़ा उसका, टाइम नहीं मिलता, क्या करूँ। जो आपसे मिलने के लिए अपने प्यारे दर्शकों के यूट्यूब पे उनसे दीदार करने का मेरा ज़्यादा मन रहता है। आर्बिट्रेशन केस तो जमाना होगा जाएगा, तो आएगा तो देख लेंगे। अब मेरा 82वां साल चल रहा, 80 साल खत्म होते होते वो इंडियन काउंसिल आर्बिट्रेशन को भी और लेटर भेज दिया, कभी आपका नाम तो पैनल पर रहेगा नहीं, मेंबरशिप तो आपकी लाइफ मेंबरशिप है, क्योंकि तो आप सारी ज़िंदगी हमारे मेंबर तो रहोगे। साल में आपको वोटिंग राइट भी रहेगा, वोट भी आया था डालने के लिए, वो इलेक्शन से होते हैं ना वहाँ, तो वो भी राइट आपका बरकरार रहेगा। और उस हैसियत से आपको साल में जो मीटिंग होती है, जब एजीएम की जैसे होती है एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, उसमें भी आपको बुलाया जाएगा, चाय पानी पियेंगे। और चाय पानी वहाँ तो इतना खाना होता है, जितना चाहो उतना खा लो चाय के साथ साथ, तो वो डिनर ही हो जाता है। तो या तो वो मुझे ये फिक्की ऑडिटोरियम वहाँ पे है, ये मीटिंग होती है कमेटी रूम में, वो लगा, बड़े कैंडल लगे हुए हैं छत में लटके हुए हैं। या फिर जब मैं ये लोकपाल की सेलेक्ट कमेटी में मुझे बुलाया था राज्यसभा की, वो भी बहुत बढ़िया बना हुआ, उनका भी डाइनिंग रूम जो है, मैं तो लंच ही कराया था, तो वो भी बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब मैं उससे पहले नरसिम्हा राव के ज़माने में एक एजुकेशन पे थी, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बिल आया था, उस पर भी मुझे बुलाया था, मैंने उनको मेमोरेंडम दिया था। वहाँ तो रेलवे की कैंटीन से थरका से गंदे कप में चाय और समोसा बेकार का, एक रसगुल्ला खाना, गुलाब जामुन, बेकार था खाना, मुझे तो मज़ा नहीं आया। अब आप तो गए नहीं प्यारे दोस्तों, जब नरसिम्हा राव का टाइम में पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने आपको बुलाया नहीं, तो मैं स्टैंडिंग कमेटी और सेलेक्ट कमेटी दोनों अटेंड कर चुका हूँ। अब तो तब तो मैं अपनी कार ड्राइव करके चला जाता था, अब तो मेरा लाइसेंस भी एक्सपायर हो गया ड्राइविंग का। और ये सिक्योरिटी का मामला बहुत बड़ा ख़राब हो गया। मैं अनेक्सी में पार्लियामेंट की कितनी दफ़ा अपने स्कूटर से चला गया, जीप से चला गया गवर्नमेंट की, वो रोकता नहीं था। अब तो आने जाने की हो गई। अब ये जो सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग थी, पहले सिक्योरिटी वालों जो पास बनवाओ, ये डरपोक का पॉलिटिशियन बोले। वो 30 मेंबर की कमेटी थी, वो लोकसभा और राज्यसभा के मिला के, लोक पावर, मेरी बात मानी नहीं उन्होंने। वैसे मुझे कम्प्लीमेंट तो कर दिया केवल आपके प्रपोजल बहुत अच्छे हैं, जो चेयरमैन थे सत्यव्रत चतुर्वेदी ने पढ़े उन्होंने, ठीक है, मेहरबानी, उन्होंने पढ़े, अच्छे लगे उनको। मैं वो ये कुत्ते के तुम टेढ़ी की टेढ़ी, क्या उन्होंने वो ऐसा लोकपाल बैठा दिया, निकम्मा नलायक सुप्रीम कोर्ट का जज। और क्या हमें बीएम कार दो, बीएम कार का क्या करोगे, अब 4 पहियों की कार चाहिए, वो मारुति वो ले लो, आल्टो, वो बैठ के चलना, 4 पहिए एक डायरेक्शन में चलनी चाहिए कार की। बात ये है, ये नहीं कि 3 पहिए एक साइड में, 2 पहिए एक साइड में, एक पार, जिस पहिए कार के 4 पहिए एक डायरेक्शन में चलते हैं, आपने एक ही सीट पर बैठना है। BMW की 7 सीटों में थोड़ा ना बैठोगे। वही सिक्योरिटी वाला चाहिए, वो ड्राइवर के साथ आगे की सीट पे बैठ जाएगा। 4 सीटर कार काफ़ी है, वो तो उनको तो BMW चाहिए, 1-1 करोड़ की एक कार, तो कहाँ से ईमानदारी आएगी जुडिशल में। और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जाएंगे, ये तो इनकी हालत बता रहा हूँ। जब नौकरी में होंगे तब इन्होंने क्या गुल खिलाए होंगे। ये तो प्यारे दोस्तों, आप ये अंदाज लगा सकते हो, अंदाज लगा के प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स।
मुसालिक के अलावा चारा भी कुछ नहीं है। ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस का नाम लेके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को डराती रहती है। मेरा कहना यह है कि 50% जो है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑल इंडिया सर्विस बनाइए, 50% जो है जज जो है हाई कोर्ट में प्रमोशन होकर जाएं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से, और 25% जो है आर्बिट्रेटर जो डिफरेंट उसके इंडियन काउंसिल आर्बिट्रेशन जैसे फिक्की का है और भी होंगे, 2 का पैनल पे नाम है तो मुझे खूब अच्छी तरह मालूम है इनका। तो 25% जो है जजेज ये इनके जो आर्बिट्रेटर्स हैं इनको क्या अपॉइंट किया जाए। तो जो ये कमीशन कोर्ट बेंच है हाई कोर्ट सुप्रीम, वो भी उस पर भी उनको 100% हुआ उस बेंच का उनको मेंबर बनाओ, फटाफट के समझा देंगे। अब ये तो मैं नहीं कहता कि वो रिश्वत नहीं लेंगे, कुछ लेते हैं। खास तौर से जो जजेस आए हैं रिटायर्ड होके आर्बिट्रेशन काउंसिल के मेंबर बने हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं, हाई कोर्ट के भी हैं, तो उसमें एक ही कंट्रो की जो इंजीनियर्स है जिसने इंजीनियरिंग की हुई है, जो रिटायर्ड इंजीनियर्स हैं, और वो फिर उसके बाद इंडियन काउंसिल आर्बिट्रेशन या फिक्की के मेंबर बने, आर्बिट्रेटर बने हैं, उनको अपॉइंट करो। जो ये 3 साल वाले लॉ ग्रेजुएट को मत करो। और 3 साल क्या पढ़ते हो, आता ही कुछ है। इसलिए तो वो चंद्रचूड़ साहब ने वो मैनुअल इशू किए 5 वॉल्यूम में, अभी मेरी टेबल पर रखे, मैं एक वॉल्यूम तो पढ़ लिया था मैंने यहीं बंगलौर में, नहीं दिल्ली में ही पढ़ा था जाके। तो क्यों मेरा बेटा और मेरी बेटी वो भी तो ना इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर इंडियन काउंसिल आर्बिट्रेशन के, और छोटी बेटी है वो भी लाइफ मेंबर है, अभी उसने कन्वर्ट नहीं किया, एलिजिबिलिटी तो हो गई है उसकी भी, 15 साल हो चुके हैं उसे लाइफ मेंबर बन जाएगी जब उसका मूड होगा। तो मेरा कहना यह है कि ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस, अब उसमें भी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि एग्ज़ाम हम कंडक्ट करेंगे। तुम कौन होते हो? मेरा कहना है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। हाँ, जहाँ तक पेपर सेटिंग का सवाल है और एग्जामिनर की कॉपी एग्जामिन करने का सवाल है, वो इन जजेस को दे दो। आप कुछ हाई कोर्ट के जज को, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कॉपी चाहिए। उसके बाद इंटरव्यू के लिए जो पैनल होता है यूपीएससी में, उसमें भी अगर जो 3 मेंबर हैं तो उसमें एक जज को दे दो, ठीक है। तो ये ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस फॉर्मेशन हो जाए, इससे प्रमोशन। अब तो बहुत कम आदमी हाई कोर्ट में पहुंचते हैं जुडिशल सर्विस से, मेरा 10-15% ज़्यादा नहीं पहुंचते हैं। तो 50% जुडिशल डिस्ट्रिक्ट जुडिशल प्रमोशन हाई कोर्ट में, 25% ये आर्बिट्रेटर्स उनके पैनल से ले लो। सीनियरिटी से मैं तो इंडिया का सीनियर मोस्ट हूँ, 20 साल से पैनल पे मेरा नाम है आर्बिट्रेटर के, तभी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि आपको और कैसे नहीं देगा, बुढ़े हो गए। हालांकि वो बुढ़ा हुआ नहीं हूँ मैं, क्यों प्यारे दोस्तों, आपको बुढ़ा दिखाई देता हूँ क्या मैं? आपको दिखाई देता हूँ, लिख दो कमेंट बॉक्स में। नहीं, जो मैं बात कर रहा हूँ अकल से तो आपको बुढ़ा नहीं दिखाई देता हूँ, शक्ल से ही है कि हाँ थोड़ी छोटी हाथ चल रही है, सिर के बाल उड़ गए हैं। वो तो मैंने देखा बहुत से यंग आदमी कभी उड़ जाते हैं, 60-65 तक आते आते उड़ जाते हैं। चलिए, तो ये इसका सारी जो ये टॉक्सिक हो गई है जुडिशरी, इसकी टॉक्सिसिटी ख़त्म करने के लिए मैंने सोल्यूशन दे दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटेड आर्टिकल 312 आर्टिकल 3 में ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस बना दो, और वो जजेस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे। और ये फिर जो सिलेक्शन है डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, उसमें भी यूपीएससी को इन्वॉल्व करो। आर्बिट्रेटर सब काबिल, ऐसी बात नहीं है, उसमें भी के यूपीएससी इन्वॉल्व करो, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का एग्जाम ले, रिटर्न और इंटरव्यू करे, आर्बिट्रेटर का भी रिटर्न एग्जाम करे,
और इंटरव्यू ले, उसके बाद हाई कोर्ट में अपॉइंट कर दो। ऐसी सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कॉलेजियम कि एक चोर दूसरे चोर को, 5 चोर मिलकर छठे चोर को सिलेक्शन करेंगे, कहीं नहीं लिखा हुआ। ये तो इनकी अपनी प्राइवेट दुकान है। दुकान तो कोई भी खोल ले, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की कोई जरूरत ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशरी के लिए भी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करे हाई कोर्ट के जजेस का, जिसमें आर्बिट्रेटर भी शामिल होंगे, जज भी शामिल होंगे, और उनकी इंटरव्यू करे। उसमें 5 के लिए 1 या 2 जज बैठा लो सुप्रीम कोर्ट के, 1 आर्बिट्रेटर बैठा लो, मेजोरिटी उनकी नहीं हो गई तो सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसा अपॉइंट करो। रिकमेंड ही करना है, अपॉइंट तो प्रेसिडेंट इंडिया ने करना है। ये तो अच्छा इनको अपॉइंटमेंट की अथॉरिटी नहीं दी। चेक एंड बैलेंसेस होने चाहिए, नहीं तो सारे अपने बीबी को अपॉइंट कर लेते सुप्रीम कोर्ट में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा बहुत अच्छा है, इसको लागू करने वाले एक से एक बढ़ के नालायक हैं। नालायकी में कोई कमी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बढ़िया है। इससे नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम, अबव, ओवर एंड अबव सुप्रीम कोर्ट, एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट इंडिया एंड पार्लियामेंट, 300 ऊपर है, सब भूमिया है। प्यारे दोस्तों, मैंने आपको नटशेल में ब्रीफ में बता दिया। अब ये बड़ा मोटा कॉन्स्टिट्यूशन है, शायद दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन, पर इसके अमल में बहुत सी खामियां, और खामियां हमारे आपकी वजह से। प्यारे दोस्तों, वो खामी ठीक की जा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ तो लेते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करते। जो अमल में होता है वही कॉन्स्टिट्यूशन है, जो किताब में लिखा हुआ वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अमली जामा पछावा। डेमोक्रेसी में इलेक्शन होते रहते हैं, अच्छे बुरे आदमी सब आते हैं, जो पैदा होता है मरता भी है। 75 साल हो गए इस कॉन्स्टिट्यूशन को। ये 1 जनवरी 1950 से लागू हुआ था, 75 साल हो चुके, 76वां साल चल रहा है, हो जाएगा इम्प्लीमेंट 10-20-50 साल में। मेरे जैसे कुछ पागल आदमी इनके पीछे लगेंगे। मैं तो 2 दफ़ा जा चुका सुप्रीम कोर्ट में। एक दफ़ा तसल्ली बख्श काम हो गया, जो चाहता था, जो ऑर्डर चाहता था दे दिया, दूसरी दफ़ा नहीं दिया। उनकी मर्जी है। अब पोल्यूशन से मर रहे हैं सब, दम घुट रहा है। मैं कहा था एनवायरमेंटल वाटर पोल्यूशन के खिलाफ ही तो गया था, 1-1 लाख रुपये मुआवजा मांग रहा था कि हमारी उम्र कम हो गई है पोल्यूशन से। अगर जो उस टाइम 93 या 4 में था, दे देते 1 लाख रुपया, कि वो तो अभी भी दे इंडेक्सिंग करके, तब से कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हो गया, और तब से 1 लाख जो 5 लाख है, 5-5 लाख रुपये दे दो। दिल्ली के जो रेजिडेंट है, बच्चे बूढ़े और तो सबको दे दो। जो पोल्यूशन की वो मुसीबत ही नहीं होती। शॉर्ट साइटेड है ये। हालांकि मैं कह रहा है कि भी अभी ये मुआवजा देने की बातचीत चल रही है, तो मैंने कल वो कोई सल्यूशन नहीं है। सल्यूशन तो है, ईमानदारी का तो कोई इलाज ही नहीं है, और बेईमानी अनलिमिटेड है। किस किस का इलाज करो, बड़ा मुश्किल है। प्यारे दोस्तों, चलिए क्या किया जाए, देखते हैं। तेल देखो, तेल की धार देखो, दुनिया देखो, जमाना देखो। कभी तो इस उम्मीद में बैठे रहो, कभी तो सुधार होगा। ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस भी बन भी गई 312 में, उसमें भी कई रिफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। जब उसमें भी शॉर्ट कमी हर चीज में होती है, वो भी सुधर जाएगा। मेरी तो उम्र काफ़ी लंबी हो गई। आप मेरे बहुत से दर्शक यंग आदमी होंगे, शायद उनके लाइफ टाइम में हो जाए। मैं तो इसी उम्मीद से जीता हूँ, इसी उम्मीद से
शमशान की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो यही तो जीवन की सच्चाई है। सच्चाई तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।